ओके, तो हम लोगों ने चालू किया था एक चैप्टर जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। क्या नाम है? गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में हमने कुछ कुछ चीजें देखी, जैसे सबसे पहले गवर्नमेंट बजट होता क्या है। गवर्नमेंट बजट होता है एक स्टेटमेंट। क्या होता है? एक स्टेटमेंट जो दो चीजें इंक्लूड करता है। ठीक है, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां को जाएगा। तो कहां से तुम आए हो, कहां को तुम जाओगे, पैसा। ठीक है, तो सरकार के पास, तो सरकार के पास पूरे साल भर में किधर से पैसा आ रहा है, सरकार के पास पूरे साल भर में कहां को पैसा जा रहा है। अब पैसा जो आता है उसको कहते हैं अपन बजटेड रिसीट्स, बजटेड रिसीट्स। और जहां पैसा जाएगा उसको कहते हैं बजटेड एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? बजटेड एक्सपेंडिचर। पैसा जहां से आएगा कहेंगे बजटेड रिसीट्स, जहां को जाएगा कहेंगे बजटेड एक्सपेंडिचर। तो सरकार पूरे साल भर में कहां पैसा लाने वाली है, कहां पैसा खर्च करने वाली है, इसके एक एस्टिमेट को, इसके एक एस्टिमेट को कहा जाता है गवर्नमेंट बजट। ये गवर्नमेंट बजट जो बनता है किसके लिए? फिस्कल ईयर के लिए। किसके लिए बनता है? फिस्कल ईयर के लिए बनता है। फिस्कल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल को चालू होता है, 31 मार्च को एंड होता है। गवर्नमेंट बजट कब पेश किया जाता है? 1 फरवरी को। 1 फरवरी को पार्लियामेंट के अंदर इसको पेश किया जाता है। कौन रीड करता है इसे? फाइनेंस मिनिस्टर। लोगों के सामने इसको लाया जाता है 1 फरवरी को, एप्लीकेबल हो जाता है 1 अप्रैल से, एंड होता है 31 मार्च को। अब इसके अंदर अपन ने देखा कि सबसे पहले बजट के अंदर अपन ने देखा, बजट में आता है सबसे पहले बजटेड रिसीट्स। क्या आती है इसके अंदर? बजटेड रिसीट्स आती है। बजट का स्ट्रक्चर देखा, एक होती है रिसीट्स, एक होता है एक्सपेंडिचर। रिसीट्स में दो चीजें होती है। क्या क्या दो चीजें? रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। खर्चे भी दो तरीके के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। पैसा आएगा रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको एक्सपेंडिचर कहेंगे। उसके बाद अपन ने देखा बजटेड रिसीट्स जो होती है, ठीक है, वो दो तरीके की देखी अपन ने। कौन सी? रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट जो होती है वो कैसी होती है? दो तरीके की। या तो तुम कमाओगे टैक्स से, या तुम कमाओगे नॉन टैक्स से। या तो तुम टैक्स से कमाने वाले हो, टैक्स के अलावा दूसरी चीजों से कमाने वाले हो। अगर तुम टैक्स से कमाते हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपन, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू। और टैक्स के अलावा बाकी किसी से कमाओगे उसको कहेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू दो तरीके का, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो कमाओगे उस पर जो टैक्स कटेगा इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जो खर्चा करोगे उस पर जो टैक्स लगेगा इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें, ठीक है, बर्डन भी तुम्हें, इंसिडेंस भी तुम्हें। याद है, पैसा भी तुम पे ही लगेगा टैक्स, तुम्हें ही जमा कराना है टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में लगेगा तुम पे टैक्स, जमा कोई और कराएगा। इसको कहते हैं अपन क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। तुम पे टैक्स लगेगा, तुम्हें ही सरकार को जमा कराना है, डायरेक्ट टैक्स। तुम पे टैक्स लगेगा बट किसी और को सरकार को जमा कराना है, इनडायरेक्ट टैक्स। फिर उसके बाद अपन ने देखा कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या होती है? ऐसी रिसीट जिससे या तो एसेट बढ़े, या तो एसेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, या लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसमें चार चीजें आती है। या तो तुम उधारी ले लो, बोरिंग्स कर लो, या छोटी मोटी उधारी ले लो, स्मॉल सेविंग्स, या फिर तुमने जिसको लोन दे रखा है वो लोन वापस ले लो, एसेट कम, या फिर तुम सरकार की एसेट बेच दो, डिसइन्वेस्टमेंट। इसके अंदर चार चीज आती है। फिर रेवेन्यू रिसीट देखा अपन ने, जिससे ना तो एसेट इंक्रीज डिक्रीज होती है, उसको रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। दो तरीके का होता है, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स दो तरीके का लगता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हाँ सर, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बोलो? देख के नहीं बताना था। क्या नहीं कर सकते? उसका बर्डन ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको कहते हैं अपन डायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं उसे? डायरेक्ट टैक्स। जिसका बर्डन ट्रांसफर नहीं कर सकते उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और जिसका बर्डन अपन ट्रांसफर कर सकते हैं उसे इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक टैक्स वाला पार्ट तो कल अपना हो गया था, आज अपने को नॉन टैक्स रेवेन्यू से चालू करना है। ठीक है, तो इसे बता दो कितना स्पेस छोड़ना है। ये कल आया नहीं था, इसको एक बार बता दो, और वीडियो आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो ले लेना आज। और आज है ना, जिनका नंबर ग्रुप में एडिट नहीं है, जाने से पहले ग्रुप में ऐड करवा के जाना मुझसे, याद से। ठीक है, हाँ जी। हेडिंग लिखिए नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू।
नॉन टैक्स रेवेन्यू। हाँ जी, देखिए नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? ठीक है, जो टैक्स के अलावा जो सरकार की इनकम होती है उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे इसमें इनकम्स और रिसीट्स, इनकम्स और रिसीट्स फ्रॉम the sources other than the टैक्सेस के अलावा जो दूसरे सोर्सेज से अपनी कमाई हो रही है उसको अपन कहेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्सेस के अलावा जो अपनी दूसरे सोर्सेज से कमाई हो रही है उसको अपन कहेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। सिंपल सी बात है, नाम से पता लग रहा है टैक्स के अलावा दूसरी चीज़ों से इनकम हो रही है। टैक्स से इनकम होगी तो क्या कहेंगे? टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, टैक्स के अलावा दूसरी जगह से कमाओगे तो नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्वेश्चन आता है कर कहाँ से कमा सकते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू है, माना आपकी बात, बट कहाँ से आएगा ये नॉन टैक्स रेवेन्यू? तो नॉन टैक्स रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं तो इसके कुछ सोर्सेज हैं, लिखेंगे इसमें सम ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू आर। सरकार की जो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अलावा जो कमाई होती है वो कौन कौन सी हो सकती है? सम ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू देखते हैं अपन। तो कौन कौन सी कमाई हो सकती है हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू? अब देखिए, कमाई नंबर 1 फीस। कमाई नंबर 1 है फीस। देखो कई बार क्या होता है, अपन सरकार को फीस पे करते हैं। क्या पे करते हैं? सरकार को फीस पे करते हैं। अलग अलग काम होते हैं यार, देखो सरकार से हमें अलग अलग काम करवाने पड़ते हैं, तो सरकार उस चीज़ का फीस चार्ज करती है। तो जो भी फीस आप सरकार को पे कर रहे हो वो यहाँ पे बन जाएगा फीस के नाम से। किसके नाम से आ जाएगा? फीस के नाम से। लिखेंगे इसमें a fee is that revenue. A fees is that revenue which is paid to the government। किसको पे करते हैं अपन? गवर्नमेंट को पे करते हैं for special services rendered by it। क्योंकि सरकार ने हमें कोई स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करी है। ओके, सरकार ने हमें कोई स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करी है। एग्जाम्पल है रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है ना, रजिस्ट्रेशन फीस लगता है मैरिज का, तो उसका रजिस्ट्रेशन फीस आपको देना पड़ेगा। पासपोर्ट की फ़ीस लगती है 1500 रुपये। ठीक है, अभी हो सकता है बढ़ गई हो। सरकारी स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, फ़ीस लेते हैं वो, बिल्कुल लेते हैं। सरकारी कॉलेजेस होते हैं, फ़ीस लेते हैं वो, बिल्कुल लेते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे स्कूल फीस, ठीक है, बाय गवर्नमेंट स्कूल्स। ये भी तो गवर्नमेंट की इनकम है, गवर्नमेंट स्कूल्स की जो फीस जा रही है, वो भी तो सरकार की कमाई है। चलो सेकंड देखते हैं। यहाँ तक हो गया? हाँ जी, ठीक है।
ये तो हो गया कंप्लीट। तो फीस हो गई विच इज पेड टू द गवर्नमेंट फॉर स्पेशल सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह अपने को सरकार को देनी है। अब सरकार की दूसरी तरीके की इनकम आती है लाइसेंस, लाइसेंस एंड परमिट, लाइसेंस एंड परमिट, लाइसेंस एंड परमिट। लाइसेंस एंड परमिट, क्वेश्चन आया सर ये लाइसेंस एंड परमिट क्या होता है, लाइसेंस क्या होता है, परमिट क्या होता है। तो सुनो भाई, जब हम बात करते हैं लाइसेंस की, परमिट की, तो अपन व्हीकल चलाते हैं तो लाइसेंस है आपके पास, कैमरे पे नहीं बता सकते ना, है ना, है ना, हाँ हाँ बिल्कुल चलो, जैसे कि क्या होता है कि यार आप एक एग्जांपल देके बताता हूँ मैं आपको। आपने गाड़ियों पे लिखा हुआ देखा है, टेम्पो ट्रैवल्स ये सब जो होती है उस पे लिखा होता है ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है, बसेस पे लिखा होता है ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट। वो एक्चुअली क्या है, परमिट है। परमिट का मतलब क्या होता है, परमिट मतलब सरकार से उन्होंने पैसे दे रखे सरकार को कि हम अलग अलग स्टेट्स के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर इस टेम्पो को चला सकते हैं, लोगों को ले जा सकते हैं, ये जो सर्विसेज है ये लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। इनकी टेम्पो ट्रैवलर्स जो होती है ना, इनका अलग से खर्चा लगता है, हर स्टेट का अलग अलग चार्जेस होता है। अपने पास होता है अपने प्राइवेट व्हीकल्स, इसका रजिस्ट्रेशन होता है, अपने अपन लाइसेंस लेते हैं गाड़ी चलाने के लिए, ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन लगता है। फैक्ट्री को रन करने के लिए लाइसेंसेस की ज़रूरत होती है, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, परमिट्स की ज़रूरत होती है, किसी स्पेशल एरिया में बिजनेस चालू करने के लिए परमिट की ज़रूरत है। आपको फॉरेस्ट से अगर आपको लकड़ी काटनी है तो उसके लिए आपको अलग से लाइसेंस और परमिट लेना पड़ेगा। समझ आई बात, ठीक है। तो सरकार की अगर कोई एसेट यूज करनी है तो अलग से परमिट लेना पड़ेगा, ट्रक्स को रन करना है तो अलग से परमिट लेना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं लाइसेंसेज एंड परमिट, और सरकार इसका अलग से पैसा चार्ज करती है। समझ आ गया क्या कहते हैं इसे, लाइसेंस एंड परमिट, और सरकार इसका अलग से पैसा चार्ज करती है। क्लियर हुआ? तो लिखेंगे लाइसेंसेज एंड परमिट, लिखेंगे इसमें these are paid in those cases these are paid in those cases where the government grants the permission of, आइए आप तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए। हाँ एक्चुअली आप दूसरी क्लास के लिए जल्दी आ गए, कोई बात नहीं। अब वो आपने फ़ोन कर दिया था मेरे को, उसके बाद आपका मैसेज मिल गया था मेरे को, नो इश्यूज़। आई प्रोवाइड यू द क्लास, देख लेना आप, ठीक है। हाँ जी, दीज आर पेड इन दोज केसेस वेयर द गवर्नमेंट ग्रांट्स द परमिशन ऑफ, जहाँ पे सरकार आपको परमिशन दे दे ऑफ डूइंग सर्टेन थिंग्स और एक्टिविटीज, एक बात बताऊँ मैं आपको, वैसे अलाउड नहीं होता कोई भी पोल्स वगैरह पे बिना गवर्नमेंट की परमिशन के कोई भी बैनर लगा सके। पोल वगैरह पे किसी भी तरीके के, जो आप पोल्स वगैरह देखते हैं ना, उस पर जो बैनर्स वगैरह लगे होते हैं वो सारे के सारे सरकार की परमिशन के बाद लगे होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं। एवरीथिंग इज लाइक ऑन कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज़ किस पे बेस्ड होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होता है। अब एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, देखो होता क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे बेस्ड होता है आप लोग देखते हो ये। चलो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ये जो अपना कैलगरी रोड है ना, ये पूरा रोड देखना, इस पूरे रोड पे आपको ऐसा लगेगा कि हर जो पोल है उसके ऊपर एक बैनर लगा हुआ है, ठीक है। जेएलएन पे अलाउड नहीं है, ये वाला जो जेएलएन है ना, इस पे अलाउड नहीं है, इसमें अलाउड नहीं करते। बट जीटी वाला आप देखते हो, जीटी वाला पुलिया जो है, वो जो पुलिया के ऊपर वो एनएस के बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं,
और वहाँ पे एडवर्टीजमेंट लगा होता है, लाखों रुपए का एडवर्टीजमेंट होता है, उसका एक दिन का कॉस्ट होता है 15,000 रुपये, महीने का 4.5 लाख रुपए, एक महीने का वो जो एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट होता है 4-4.5 लाख रुपए। ओके, क्या हो गया? ठीक है। और जो पोल पे होता है ना, पोल पे जो आपका बैनर लगता है, वो एक महीने का लगता है करीब 1,500 रुपए से 2,000 रुपए प्लस टैक्सेस का। 18% टैक्स लगता है इस पर, इनडायरेक्ट टैक्स। अब सरकार की इनकम बताता हूँ। सरकार क्या करती है, ये जो रोड होती है ना, ये लोगों को इस पे परमिट देती है, लाइसेंस देती है। ये अपन गवर्नमेंट के पास जाके नहीं करवाते काम, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं जिनका ये काम होता है। तो ये काम किसका है? एनएस वालों का है। ये एनएस एक मतलब कंपनी है, उसके पास ये सारे के सारे लाइसेंस है। मेजरली जयपुर का 80% 90% काम उन्हीं के पास है। तो जीटी वाला पूरा काम उन्हीं के पास है। तो ये सरकार को एक साल का 100-100 200 करोड़ रुपए देती है कि 200 करोड़ दे दिए, अरे आप सड़क के बीच में कोई पोल नहीं लगा सकते, की नहीं ठोक सकते, अलाउड नहीं है ये। वो सड़क पे साइड में कोने पे वो इतना बड़ा सा बोर्ड लगा रहे हैं, कैसे लगा सकते हैं? वो उसके लिए पैसे लगते हैं। समझ आया? तो ये जेडीए से परमिशन लेते हैं, जेडीए से, नगर निगम से, इन लोगों से इनको परमिशन लेनी पड़ती है। तो जेडीए से परमिशन ले लिया, जेडीए ने इसका ऑक्शन किया। एक पूरी 10 किलोमीटर की रोड या एक पूरी 2 किलोमीटर की रोड इन्होंने 1 करोड़ रुपए में परचेज करी। परचेज करी मतलब समझ गए? एक्वायर करिए 1 महीने के लिए, वो 1 साल के लिए 1 करोड़ रुपए का पेमेंट दिया। और जो 1 करोड़ रुपए है उसमें जो भी इनकी एडवर्टीजमेंट इनकम होगी वो इनकी खुद की होगी। जितना भी एडवर्टीजमेंट होगा, जो भी इनकम आएगी वो इनकी खुद की होगी, क्योंकि सरकार को तो पैसे दे दिए। अब आप अगर गलती से बैनर लगा दो तो आपके ऊपर केस कर सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस। आप अलाउड नहीं है आपको लिए। क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि इट्स अ प्राइवेट एडवर्टीजमेंट, अलाउड ही नहीं है। वो सरकार को पैसा देके करोड़ों रुपए, बेवकूफ़ थोड़ी है जो परमिशन लेके आएगा और आप यहाँ पे फ्री में वो काम कर लो, इसलिए अलाउड नहीं होता ये। आया समझ में ये चीज़? चलो, तो लाइसेंस एंड परमिट, दीज आर पेड ऑन दोज केसेस वेयर द गवर्नमेंट ग्रांट्स द परमिशन ऑफ डूइंग सर्टेन थिंग और एक्टिविटीज। सरकार आपको कुछ काम करने की परमिशन देते हैं। तीसरा लिखेंगे एस चीट। एस चीट अब देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। एस चीट का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक बात बताओ, एक बंदा है, उसके पास नाना करके है, लेट सपोज 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसकी डेथ हो जाती है। उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। उसका ना कोई बेटा है, ना कोई बेटी है, ना उसकी वाइफ थी, अकेले आया था, अकेले चला गया। अब उसका घर, उसकी प्रॉपर्टी, उसका बैंक बैलेंस किसका? सरकार का। सरकार बोलती हम भी तो तुम्हारे बच्चे जैसे ही हैं, मतलब ये देश भी तो तुम्हारे बच्चे जैसा है। तो अब तुम्हारे खुद के बच्चे नहीं, तुम्हारी खुद की कोई वाइफ नहीं, तो कोई बात नहीं, नहीं, देश बच्चे जैसा है, वाइफ वाइफ जैसी नहीं है, ठीक है? दूसरों की वाइफ दूसरों की ही रहेगी, ठीक है? बच्चे हैं बस, ठीक है? तो देश तुम्हारे बच्चे जैसा है, तो हम लोग ये पैसा ले लेते हैं देश के डेवलपमेंट के लिए। तो इसको कहते हैं एस चीट। एस चीट मतलब जब सरकार क्या करती है, जब सरकार किसी ऐसे पर्सन का पैसा ले लेती है जिसकी डेथ हो गई है और उसके फैमिली में कोई नहीं था, उसका कोई लीगल हायर नहीं है, तो सरकार वो पैसा ले लेगी। आगे समझ में? इसको क्या कहते हैं? एस चीट कहते हैं। लिखेंगे इसमें, अंडर दिस राइट, under this right the government may acquire the property, गवर्नमेंट क्या कर लेगी? प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगी। द गवर्नमेंट में एक्वायर द प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगी। बैंक बैलेंस एक्वायर कर लेगी, बैंक बैलेंस, द गवर्नमेंट में एक्वायर द प्रॉपर्टी, कॉमा बैंक बैलेंस,
etc. of the person किसका? गवर्नमेंट में एक्वायर द प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस etc. ऑफ द पर्सन, किस पर्सन का? who dies without having any legal hire, without having any legal hire, जिसके कोई लीगल हायर नहीं है, लीगल हायर्स नहीं है, जिसका कोई नहीं, उसका सरकार। बोलो कोई दिक्कत? ये सरकार की इनकम हो जाएगी। बताइए। आ गया? आगे बढ़े? चलो अब सुनो मेरी बात, एक एग्जाम्पल देके बताता हूं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट का एग्जाम्पल देके बताता हूं पहले। स्पेशल असेसमेंट का मतलब क्या हुआ? सरकार ना आपके एरिया में डेवलपमेंट लेके आ रही है। क्या लेके आ रही है? डेवलपमेंट लेके आ रही है। तो आपके पास से सरकार आपके घर के आसपास की रोड, आपके घर के आसपास पूरी रोड्स बनाने वाली है, आपके घर के आसपास से कोई एक्सप्रेस वे लेके आने वाली है, रिंग रोड लेके आने वाली है। तो इन सब की वजह से, इन सब प्रोजेक्ट्स की वजह से आपके आसपास की ज़मीनों की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। सरकार ने आपको कहा क्योंकि इन सब की वजह से आपके आसपास की कीमतें बढ़ जाएगी, तो आप सबका हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। अभी आपका रजिस्ट्रेशन मतलब सोसाइटी में हो रखा है, जेडीए में नहीं हो रखा, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास नहीं हो रखा। तो क्योंकि आपका गांव पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि आप जो अपना रजिस्ट्रेशन है घर का, वो जेडीए के पास करवाइए। भाई एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको इस चीज़ का, कि गांव के जो घर होते हैं, दूर के एरियाज़ के जो घर होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, जेडीए नहीं लगता। जेडीए अपना जयपुर में लगता है। हाँ, आजकल जयपुर के आसपास के कई सारे एरियाज़ में जेडीए लगता है, बट बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे जेडीए एप्लीकेबल नहीं है, जहाँ पे आपको घर का जो वो मिलता है ना, रजिस्ट्री जो होती है, उसको कहते हैं सोसाइटी का पट्टा। क्या मिलता है आपको? सोसाइटी का पट्टा मिलता है। सोसाइटी का पट्टा मतलब वो सोसाइटी का मकान होता है। सोसाइटी का मकान मतलब वहाँ पे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट लगता है, वहाँ पे जेडीए नहीं लगता। तो वहाँ पे आपको कई बेनिफिट्स नहीं मिलते, जैसे वहाँ पे लाइट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा जाती है, पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, ज़मीनों की कीमत थोड़ी कम रहती है, इतने एडवांटेजेस नहीं होते, प्रॉपर्टी के ऊपर केसेस बड़े हो जाते हैं। जेडीए क्या है? जेडीए जैसे जेडीए हो गया, जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है उस एरिया का, जो भी हर सिटी का अपना एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, हर सिटी का अपना एक होता है। अजमेर का अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जोधपुर का जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जैसे ही जेडीए के अंडर वो आ जाती है ना ज़मीन, तो उसमें क्या है, आपका जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो पक्का हो जाता है। फिर कोई है ना ऐसे चोरी वाले हरकतें नहीं कर सकता कि नकली पेपर बना के फिर कोर्ट में केस कर रहा है, ये सब नहीं कर सकता। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काफ़ी प्रॉपर रहेगा। आप देखते होंगे कि अपने एरियाज़ में लाइट बहुत कम जाती है, बहुत कम जाती है, बट वहीं पे अगर गांव की बात करें तो लाइटें काफ़ी ज़्यादा जाती है। भाई अपने यहाँ पे जैसे अपन मान सकते हैं कि यार हफ्ते में कोई एक बार लाइट जाती है, अगर कोई काम चल रहा है तो बात अलग है, अदरवाइज आप ये मान सकते हो कि हफ्ते में कोई एक बार लाइट जाती है, वो भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। एक्सेप्शनल सिचुएशन अलग है कि भयंकर आंधी तूफान आ गया तो बात अलग है, अदरवाइज तो ऐसे ही होता है। ठीक है, हफ्ते में महीने में कोई 1 या 2 बार लाइट जाना, बस दैट्स इट। ये क्यों है? पानी का ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहता, और रहता भी है तो गवर्नमेंट इसे बहुत जल्दी सॉल्व करती है। क्यों? क्योंकि वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर है। तो जब उस एरिया के अंदर रोड बनाई जाती है, उसको डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर लाया जाता है, तो सरकार आपको कहती है कि जाइए और जेडीए के पास रजिस्ट्रेशन करवाइए। जब आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा जाता है तो आपको पैसे खर्च करने होते हैं। बट आप ये ना सोचो कि पैसे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करने पड़ते, बट आप प्रैक्टिकली सोचो, आपकी ज़मीन 50 लाख की है, सीधे जेडीए के आते ही 1 करोड़ की हो गई, आपकी वर्थ नहीं बढ़ गई ज़मीन की। तो आपको अगर सरकार बोलती है कि भाई 50,000 का रजिस्ट्रेशन होगा, वो करवा सकते हो? नहीं करवा सकते, बल्कि आपकी सिक्योरिटी और है, सिक्योरिटी और है ना ज़मीन की। अब आपके नाम पे जेडीए का पट्टा आ गया तो फिर लो, टेंशन खत्म। नहीं, ऐसे तो सरकार वहाँ पे कैंप लगाती है
ऐसे नहीं होता कि फ्री ये सरकार इसके चार्जेस ज़्यादा लेती है, नहीं लेती, वो तो मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। सरकार इसके लिए कैंप लगाती है, 1000 2000 5000 में भी काम हो जाता है कभी कभी, तो कैंप्स भी लगते हैं इसके। बट मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, समझ आएगी नहीं बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए 4th पॉइंट लिखिए, स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट it is the payment it is the payment it is the payment made once by the कौन करता है इसका पेमेंट? ओनर ऑफ द प्रॉपर्टीज, ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी के जो ओनर्स होते हैं वो लोग इसका पेमेंट करते हैं, प्रॉपर्टीज के जो ओनर्स होते हैं वो इसका पेमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? फॉर इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, फॉर इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज की कीमतें बढ़ गई है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज की कीमत बढ़ गई है। क्यों? ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट एक्टिविटीज की वजह से, तो सरकार हर बार पैसे नहीं लेती, बट हाँ जेडीए वेडीए के रजिस्ट्रेशन का बिल्कुल पैसा लिया जाता है, बिल्कुल। अगर आप लोग इस एरिया में बहुत टाइम से रह रहे हैं, मतलब ऐसा था कि ये ज़मीन पे आपने जगह इस जगह पे आपने ज़मीन कई सालों पहले परचेज कर ली थी, और नॉट यू, आपके मतलब ऑब्वियसली आप तो कहाँ से, दादाजी के टाइम की ज़मीन थी, तो आपको पता, दादाजी से कंफर्म करना, एक टाइम पे ये भी जेडीए में नहीं था, 30-35 साल पहले ये एरिया भी जेडीए के अंदर नहीं था, उसके बाद इसको जेडीए के अंदर इंसर्ट किया गया। हाँ, ये उन एरियाज में से है जिन एरियाज को जयपुर में वन ऑफ दी सबसे पहले टाइम पे जेडीए के अंदर इंक्लूड करा गया। ये उन एरियाज में से है जिनको सबसे पहले जेडीए में इंक्लूड करा गया है। चलिए करें। ओके, आगे देखते हैं। ये तो हो गया, समझ आ गया क्या? स्पेशल असेसमेंट है ना, खत्म। नेक्स्ट लिखो, फाइन्स एंड पेनल्टीज। फाइन्स एंड पेनल्टीज। बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के, या फिर ऐसे ही पुलिस वालों ने रोक लिया, किस किस के चालान हुआ है? कितना? ऊपर से 500? 500 तो बहुत ज़्यादा दे दिया आपने, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लाइसेंस नहीं, हेलमेट नहीं, हाँ चलो। और कितनी बार हुआ? 2 बार 100, बहुत बढ़िया। और किस किस का हुआ? गाड़ी उठी है ना, हाँ उठी तो है ना, ये भी काउंट होगा। कितने? 700-800 रुपए ले लिए भाई, तो बहुत ज्यादा ले लिए, इतने तो गाड़ी के भी नहीं लेते। हाँ, लाइसेंस मांग लिया होगा नहीं, ठीक है। गाड़ी पेपर पीयूसी ये वो पता नहीं क्या क्या मांगने लगते हैं। बहुत बार पकड़ा आपको तो? 2-4 हज़ार तो खर्च करते होंगे आपने आज तक, या ज्यादा? ऐसे ही पापा पुलिस में है क्या? नहीं, 26,000 का? भाई ये गजब बार्गेनिंग है, 26,000 के 200।
ये गजब नहीं हो गया? 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने जाए 15 लाख में ले आए। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। नहीं अच्छा, आपके पास तो वो वाली बाइक है ना जो बैटरी वाली है ना, उसके भी अंदर भी 18 का है मतलब लाइसेंस का। पुलिस वालों को इतनी नॉलेज नहीं है, वो नहीं पकड़ते। अच्छा, और अपने को चल छुट्टी। चलो, फाइन्स एंड पेनल्टीज भी तो सरकार की कमाई है। हाँ, बीच में आप 100-200 रुपए देके छूट जाते हो, वो बात अलग है, बट कमाई तो है ही ना। मेरे भी हो चुके हैं 2-3 बार तो हो ही चुके हैं। दुख तो उस चीज का था जो घर पे आ जाते थे ना। एक बार मैंने दिल्ली में चालान किया था 1500 रुपए का, ठीक है, दिल्ली में। दिल्ली में रेड लाइट तोड़ दी होगी, आजकल तो ऑनलाइन आ जाते हैं। एक बार मैंने एमपी में भी तोड़ी थी रेड लाइट। एमपी में नहीं, हाँ एमपी में, उज्जैन का है महाकाल, एमपी में है ना। हाँ, एक वहां पे चालान, ठीक है, शिमला में चालान, नहीं जयपुर में नहीं होते। जयपुर में एक बार हुआ था, वो ओवर स्पीडिंग थी, ठीक है, तो घर पे फोटो क्लिक होके आ गई। अब घर वाले पूछ रहे बगल में कौन बैठी है। नहीं ऐसा दिख तो रही था, पर शक्ल नहीं दिख रही थी, तभी तो पूछा। नहीं नहीं, गाड़ी दिख रही थी, दिख रहा था साफ साफ कोई बगल में बैठी है। किस्मत वाले हो आप। These are those payments which are made for breaking a law, लॉ ब्रेक करने पे जो चार्जेस लगते हैं। वो वाला तो मैंने पे भी नहीं करा, शिमला वाला तो अभी तक। अब वो पता है कब पे करूँगा, जब गाड़ी बेचने पे जाएंगे ना, तो वो ड्राइविंग लाइसेंस है वो उसका, हाँ, क्योंकि गाड़ी के उसके आए हुए वो होता है ना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आरसी, उसके अंदर ऐड हो गया होगा वो। अब जब गाड़ी बेचने जाएंगे ना, तो सरकार बोले अरे सर रॉन्ग पार्किंग शिमला, ये तो पे करो 1500 प्लस पेनल्टी। हाँ पता नहीं, देखते नहीं ज़्यादा नहीं हुआ। ऐसे मैसेज आया था एक दिन, कोर्ट में सेटलमेंट के लिए गया, फिर मैंने सोचा जमा करा देता हूँ, फिर वही आलसी आदमी। मैं गया भी, मैंने जाके रजिस्ट्रेशन, वो बहुत टाइम ले रहा था, मैंने कहा वो छोड़ यार, बाद में देखेंगे। नहीं ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, वही 6-8 महीने पुराना है। 6 महीने पहले गया था ना, जब मैं, मेरे दोस्त आए हुए थे बाहर से, जो वो सूरत वाले और कैलकाटा वाले दोस्त आए हुए थे ना, तब गया था। हाँ जी डन। चलो नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। सरकार की खुद की भी तो एंटरप्राइजेस होती है ना, जिससे सरकार कमाती है। मैनी एंटरप्राइजेस आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास बहुत सारी एंटरप्राइजेस हैं। कोल इंडिया, BSN तो चलो लॉस में है, ठीक है, बट जैसे ONGC ये तो प्रॉफिट में है, और IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यार आप एक जहाँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने जा रहे हो रिलायंस को छोड़ के, वो सब सरकारी तो हैं। BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सब सरकारी है। इनमें कमाइयाँ नहीं होगी क्या? ऑब्वियसली होती है। एक्चुअली क्या है, ये ऑटोनॉमस बॉडी बना के चला रहे हैं, सरकार के पास इनके शेयर्स होते हैं। अब क्योंकि सरकार के पास इन कंपनियों के शेयर है, तो सरकार इनसे जो प्रॉफिट आता है ना, उस प्रॉफिट से एक डिविडेंड ले लेती है, मतलब प्रॉफिट का एक हिस्सा इनको दिया जाता है सरकार को, तो बिल्कुल आता है इन कंपनियों से हिस्सा। The income from public enterprises, many enterprises are owned by the
गवर्नमेंट गवर्नमेंट earns profit from public sector enterprises, government earns profit from public sector enterprises. नेक्स्ट लिखिए गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, ऐसे अभी मोदी जी अलग अलग जगह पे जाते रहते हैं तो कई गिफ्ट्स मिलते हैं। तो कई बार क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को गिफ्ट्स दे देती है, कोई भी तरीके का गिफ्ट हो सकता है, तो वो भी तो सरकार की एक तरीके की इनकम ही है। ठीक है, सरकार को कोई ग्रांट मिल गया, सरकार को कोई इनकम मिल गई, गिफ्ट मिल गया, तो वो सब भी गवर्नमेंट की इनकम्स में ही काउंट होता है। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। आपको पता है बीच में ना यूके की हालत खराब हुई थी, तो यूके ग्रीस की जब हालत खराब हुई थी ना, तो सारी कंट्रीज ने मिलकर ग्रीस को थोड़ा थोड़ा लोन दिया था। हमने भी ग्रीस को 50,000 करोड़ का लोन दिया था। हमने मतलब हमने मतलब हमारी सरकार ने 50,000 करोड़ का लोन समझ गए ना आप? हमने मतलब हमारे देश ने 50,000 करोड़ का तो लोन हमने दिया था। उनकी जीडीपी नेगेटिव में चली गई थी। मतलब पूरे साल भर सब लोग मिलके कमा नहीं रहे, पूरे साल भर सब लोग मिलके घाटे में जा रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा कमा कौन रहा है। उनसे इतनी छोटी छोटी कंट्रियाँ नहीं समझ रही। कितने से लोग हैं वहाँ पे यार, कितने होंगे? 2-5 करोड़, 10 करोड़ लोग। हमें देखो 150 करोड़। डन। लिखो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस which are received by the government from rest of the world, and international organization international organizations। नेक्स्ट आएगा इंटरेस्ट। नेक्स्ट लिखिए इंटरेस्ट। हाँ जी, लिखा इंटरेस्ट। अब आपने मेट्रो का प्रोजेक्ट तो देखा ही है। मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट लोन उठाया है। कहाँ से? सेंट्रल गवर्नमेंट से 10,000 करोड़ का। उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को ब्याज देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट की तो इनकम आएगी ना, इंटरेस्ट इनकम, है ना। इसके अलावा जैसे अभी आपने सुना होगा बिहार के वो पुल के बारे में जो टूट गया, वो क्या है 2019 में बनने वाला था, जिसका वो 2023 के अंदर बन गया था। एक पुल था बना और डिमोलिश हो गया। पता नहीं उसके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। बाकी तो आप समझदार हुई, क्यों नहीं लिया जा रहा। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बताता हूँ मैं आपको एक। ये जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस वे है ना, इसके अंदर भी ना एक ऐसे ही कुछ डैमेज हो गया था।
जयपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे ऐसा ही कोई डैमेज हो गया था। जो कॉन्ट्रैक्टर थे ना, उन कॉन्ट्रैक्टर को, जो कॉन्ट्रैक्टर थे जो काम कर रहे थे, जो वहाँ के इंजीनियर थे, 2 साल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया उनका। 2 साल का लाइसेंस क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। कितने दिन के अंदर अंदर, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। मतलब जैसे ही वहाँ पे कुछ रोड गिरी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर कमेटी बैठाई, सबसे पहले तो उनके लाइसेंस को करा सस्पेंड 2 साल के लिए। दूसरी चीज़, उनको बोल दिया जब तक अब ये काम पूरा नहीं हो जाता तब तक कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एवरी डे 50,000 रुपीज की पेनल्टी, एवरी डे 50,000 रुपीज की पेनल्टी। सरकार बोल रही है मजाक चल रहा है क्या? 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, इंडिया का सबसे महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, सबसे लंबी एक्सप्रेसवे है इंडिया की। उस प्रोजेक्ट को इतने टाइम में पूरा करना है तो करना है। जब तुम्हें मुंह मांगा पैसा दिया जा रहा है तो तरीके से काम होना चाहिए ना। 50,000 रुपीज पर डे की पेनल्टी, जितने दिन लगेंगे उसको पूरा बनाने में, रीबिल्ड करने में, और वही खर्चा उठाएंगे रीबिल्डिंग का। मतलब वो रीबिल्ड करेंगे, बनाएंगे इसे, और पर डे का 50,000 का पेनल्टी। अगर मान लो उसको बनने में 1 महीना लग गया तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 दिन कर लो, 15 लाख रुपए का सरकार को पैसा देंगे। और 2 महीने लगा दिए उस पुल को बनाने में, तो तुम देख सकते हो। मतलब जो भी है, तुम समझ गए। अब सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इस लेवल पे काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, चलो इंटरेस्ट लिखना। इंटरेस्ट इज पेड बाय स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट फॉर लोन्स टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट। सरकार से जो लोन लिया है उसके ऊपर पैसा देना पड़ेगा। समझ आ गया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? आ गया ना यहाँ तक समझ में? ओके, चलो हेडिंग देखिए, कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। भाई कैपिटल रिसीट्स क्या क्रिएट करती है? या तो तुम्हारे लिए कैपिटल रिसीट, या तो तुम्हारे लिए कैपिटल रिसीट मतलब क्या है? पैसा आ रहा है। एक तो था रेवेन्यू रिसीट। अब अपन बात करेंगे इसके बारे में, कैपिटल रिसीट के बारे में। कैपिटल रिसीट से या तो बोरिंग्स होगी या एसेट कम हो जाएगी। तो सरकार या तो उधार लेगी या सरकार की एसेट्स कम होने वाली है। लिखिए इसमें, इट रेफर्स टू दोज monetary receipts. It refers to those monetary receipts, ऐसे monetary receipts which either creates liability for the government, या तो वो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करेगी, which either creates liability for the government, or causes reduction in the asset of the government, or causes reduction in the asset of the government। या तो गवर्नमेंट की एसेट कम हो जाएगी या गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। या तो एसेट कम या लाइबिलिटी बढ़ेगी, सीधी सी बात है भाई, 100 बात की एक बात। या तो तुम्हारी एसेट कम हो गया, तुम्हारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, या तो तुम्हारी एसेट कम हो गया, तुम्हारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, या तो तुम्हारी एसेट कम हो जाएगी या तुम्हारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है। इसी को क्या कहते हैं अपन? एसेट कम होने या लाइबिलिटी इंक्रीज करने को क्या ही कहते हैं?
इसी को कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। लिखिए अब कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स कितने होते हैं? 4। पहला कंपोनेंट क्या है? बोरोइंग्स। बोरोइंग्स अब गवर्नमेंट बोरिंग्स कहाँ से ले सकती है? अरे जहां मर्जी वहां से, सरकार को जहां से पैसा दिखता है वहां से मांग लेती है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कहाँ से पैसा ले सकती है? द गवर्नमेंट कैन बोरो मनी फ्रॉम, द गवर्नमेंट कैन बोरो मनी फ्रॉम, द गवर्नमेंट कैन बोरो मनी फ्रॉम। गवर्नमेंट जो है वो किस से पैसा बोरो कर सकती है? गवर्नमेंट कैन बोरो मनी फ्रॉम, फर्स्ट गवर्नमेंट किस से पैसा बोरो कर सकती है? गवर्नमेंट कैन बोरो मनी फ्रॉम, पहला ओपन मार्केट, ओपन मार्केट। तो गवर्नमेंट किससे पैसा ले सकती है? ओपन मार्केट से। ओपन मार्केट मतलब पब्लिक, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के नाम से, आरबीआई के थ्रू, बैंकों के थ्रू, है ना, इसको कहते हैं ओपन मार्केट। ओपन मार्केट का मतलब क्या होता है? जनरल पब्लिक, मतलब अपन लोग, जनरल पब्लिक मतलब अपन लोग से, सरकार अपन लोगों से पैसा ले सकती है, जनरल पब्लिक से। दूसरा, सरकार और किससे पैसा ले सकती है? सरकार पैसा ले सकती है आरबीआई से। किससे? आरबीआई से। सरकार आरबीआई को बोलेगी, आरबीआई, ओ आरबीआई भाई थोड़ा पैसा देना है यार। आरबीआई मना कर सकता है क्या? रिलेशन ही ऐसा है, रिश्ता ही ऐसा है, आरबीआई मना नहीं कर पाएगा। समझ आया? और कौन कौन है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईएमएफ का नाम सुना है आपने? वर्ल्ड बैंक का नाम सुना है आपने? हाँ, तो इनसे भी ले सकती है सरकार पैसा। ओ भाई आईएमएफ, भाई ट्रांसफर करना कुछ यार। वर्ल्ड बैंक, भाई देख ले यार। बोले यार तुमने पुराने वाले नहीं दिए, भाई देख ले यार, दोस्त नहीं है। समझ आ गया क्या यहाँ तक? हाँ, एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। फोर्थ, फॉरेन गवर्नमेंट्स, फॉरेन गवर्नमेंट्स, फॉरेन गवर्नमेंट से भी पैसे ले सकती है। फॉरेन गवर्नमेंट से हमने तो ज़्यादा ऐसे ले नहीं रखे पैसे, बट हाँ फॉरेन गवर्नमेंट से, जैसे पाकिस्तान ने ले रखा है सऊदी अरब से। सऊदी अरब से गजब का पैसा ले रखा उन्होंने उधार। भाई सऊदी अरब ने बोल दिया, अगर बेटे तूने डिफॉल्ट कर दिया तो तेरे कंट्री को डिफॉल्टर डिक्लेयर करवा दूंगा और तेरे सारे राइट छीनवा दूंगा यूएन से। भयंकर चल रहा है उनका। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर सकता। आगे समझ में आता है? फॉरेन गवर्नमेंट्स सर पे तो कर देते हैं ऐसे जनरली, सारी कंट्रीज के ऊपर उधार है। कुछ कंट्रीज होती है ना सर जो कंट्रीज पे नहीं कर पाती वो डेट ट्रैप में फंस जाती है, फिर वो कंट्रीज की हालत हो जाती है ख़राब। जैसे श्रीलंका की हालत ख़राब चल रही है, श्रीलंका की, नेपाल की, भूटान की, पाकिस्तान की, फिर वो लॉसेस में रहती है। वहाँ के पब्लिक सफ़र करती है, वहाँ की जनता सफ़र करती है, प्रॉब्लम्स में रहती है। वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कभी नहीं सोच पाती। दूसरी कंट्रीज़ उनको एक तरीके से दूसरी कंट्रीज़ चलाती है, और फिर ऐसी कंट्रीज़ में होती है सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो वहाँ कंट्री कभी डेवलप नहीं हो पाएगी। जहाँ आपकी सरकार के अगेंस्ट आप खड़े हो, तो आप बाहर से तो क्या ही लड़ोगे, आप तो घर के अंदर ही लड़ाई कर रहे हो। जैसे पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही है सिविल वॉर की, ये अपने ही घर को तोड़ रहे हैं, क्योंकि दे आर अगेंस्ट देयर आर्मी। 2 मिनट आ जाओ, है ना, दे आर अगेंस्ट देयर आर्मी, क्योंकि आर्मी वालों के तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं।
और फिर वहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं वहाँ कुछ नहीं होता। एक्चुअली पाकिस्तान को आर्मी चलाती है, पाकिस्तान का जो बजट होता है वो आर्मी बनाती है। पहले आर्मी ले जाती है 50% बजट, और जो बचता है ना फिर आर्मी आप बाकी लोगों को देती है। यार तो कैसे काम चलेगा? किसी भी जीडीपी का 3, 4, 5% होना चाहिए आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए। और डिफेंस के लिए तुम 50% बजट ले जाओगे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे कैसे फोकस करोगे? सारा फोकस अगर आप लड़ाइयों पे कर दोगे तो वेयर यू गोना फोकस, हाउ यू गोना फोकस ऑन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इसके ऊपर कैसे काम करोगे? पाकिस्तान को जो सबसे रिचेस्ट आदमी है ना, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जिसको कहते हैं पाकिस्तान का मुकेश अंबानी, उसने गवर्नमेंट को समझाया कि इंडिया जो है उसके साथ आप रिलेशन बिगाड़ो मत। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो आपको खूब कमाइयाँ दे सकता है, आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा कमाई आपको किसी भी देश से ज़्यादा आपको सिर्फ इंडिया अकेला कमा के दे सकता है। आप रिलेशन क्यों खराब कर रहे हो? इंडिया जो है वो ट्रेड करना चाहता है, अगर हम रास्ता हमारी कंट्री से दे दे उसको ट्रेड करने के लिए, तो इंडिया सोचो आपको कितना किराया दे सकता है। आप इंडिया के ट्रकों से जो ट्रैवल करेंगे कितना कमा सकते हो, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा सकते हो हर साल का। उसने सजेशन दिया है तो सुनता कौन है फिर ऐसे लोगों की? आर्मी बोलती है नहीं हमें तो कश्मीर चाहिए, कश्मीर खत्म कर दिया देश ने। कश्मीर नहीं है, देयर इज जम्मू, ठीक है, देयर इज जम्मू एंड द अदर पार्ट इज लद्दाख। कश्मीर उन्होंने छोटा सा बना दिया। तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर था ना, वो अभी उन्होंने हमारे जम्मू को कब्जा कर रखा है। कश्मीर तो है ही नहीं हमारा। तो सरकार ने बहुत स्ट्रैटेजीज चेंज करी है। ठीक है, चलो यहाँ तक आगे समझ में? उधारी बताइए जल्दी से। ठीक, फटाफट से लिखो, छोटे मोटे 2 पॉइंट्स और हैं, खत्म करो इसे आज। सेकंड, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस मतलब एसेट को खत्म करना। समझ आ गया? एसेट को खत्म करना। सरकार ने लोन किस किस को दे रखा है? तो बहुत सारों को दे रखा है, बस उनसे पैसा ले लेना। जैसे कि रिकवरी ऑफ लोन्स फ्रॉम, रिकवरी ऑफ लोन्स, सरकार ने किसको लोन्स दे रखे हैं? ठीक है, फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। बीएसएनएल को अभी 80,000 करोड़ का लोन दिया है। बीएसएनएल को सरकार वापस रीस्टार्ट कर रही है। बीएसएनएल इज कमिंग बैक, बढ़िया तरीके से बीएसएनएल आएगा वापस। लोन्स फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, क्या एसेट कम कैसे हो गए? समझा नहीं। हाँ तो सर रिकवर हो गए ना एसेट, पैसा आ गया आपके पास, तो पैसा आ गया तो कैपिटल रिसीट आ गई, पैसा आ गया, पैसा तो आ गया तभी तो कैपिटल रिसीट गई। बट आपकी कमाई कम होगी ना, तुम ब्याज कमा रहे थे ना, सरकार तो ब्याज कमा रही थी ना। स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, लोकल अथॉरिटी। याद है वो ग्रीस को अपन ने लोन दिया था, फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है, इन सबसे अपने पैसे वापस ले लिए। ये क्या करता है? रिकवरी ऑफ सच लोन्स, रिकवरी ऑफ सच लोन्स इज a capital receipt, ये क्या है? कैपिटल रिसीट है, and it reduces the financial asset of the government, and it reduces the financial asset of the government. It reduces the financial asset of the government. ठीक है, अब डिसइन्वेस्टमेंट और स्टार्ट स्मॉल सेविंग्स में कल लिख पाता हूँ। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बेचना, और स्मॉल सेविंग्स मतलब जो मैंने बताया था आपको कि पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग्स वगैरह सरकार ले लेती है,
तो पोस्ट ऑफिस की जो स्मॉल सेविंग्स है, कल बताया था कि मैंने पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स के बारे में। पोस्ट ऑफिस जो होता है ना वो सरकार का होता है, वहाँ की जो पैसे जमा कराते हैं ना अपन, वो गवर्नमेंट के हाथ में आता है। तो पोस्ट ऑफिस जो होता है वो बैंक नहीं होता है, वो पैसा बैंक के हाथ में नहीं जाता, वो जाता है सरकार के हाथ में, तो वो भी सरकार पैसा ले सकती है। डन, समझ आ गया। कैपिटल रिसीट्स खत्म हो चुका है, 2 लाइनें कल लिखनी है, ठीक है, और कैपिटल रिसीट खत्म। अब एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। रिसीट खत्म, एक्सपेंडिचर खत्म, फिर आएगा डेफिसिट एंड इसके फीचर्स। 3-4 दिन का चैप्टर है। चलिए।